हमारा तो जो लगाव था वो इतना ज़्यादा लगाव था कि वो हमको एक पल छोड़ना ही नहीं चाहिए। 2/1/42 का हमार जन्म तिथि है और 2 बरिस जेठ है ना आप लोग के घटा बढ़ाला। इंटर करने के बाद फिर उन्होंने कि हमारे पिताजी एक मार्केट में कपड़ा की दुकान की। हमारे चिट्ठी मिलल मैनेजर कर गई ने गोयल साहब रोने लगे कारखाना 10 मिनट बंद करा दिए। बुल्लू कथो का बिरजू भैया गनवा काहे बंद कर देला। देखा एक दिली बात हम बता दें, जब तोहसे प्रोग्राम होत रहा हम कहत रहे कि आज हमके केहू से गावे के है। आवाज तो सप्तम में भी गावत, पंचम में भी गावत, करुण रस में उनके किशोर कुमार समझला। सतरंगी आवाज चाहे जैसन निकाल ले। कैसे बचल जंग में दुर्योधन मुदैया, कन्हैया जब की यहाँ कैरतिया। उनका ये स्टाइल था। कब कैसे चढ़ जाते थे ये आभास ही नहीं होता। हमारे गाँव जिला भैया, हमारे गाँव ना लागा भैया चाहे कि हम जीत जाए हमारे गाँव वाला, बाकी जब जीता है भाई साहब जीता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। रमन अखाड़े में बनारस में हीरालाल जी और गाजीपुर में बिरजू, दो ऐसे गायक थे जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी और इन विशेषताओं के कारण वे दूर दूर तक अपना झंडा फहरा रहे थे। हीरालाल जी बनारस शहर में होने के कारण बनारस के लोगों के ज़्यादा करीब रहे हैं, उनके दिल के ज़्यादा करीब रहे हैं। लेकिन बिरजू खलीफा उर्फ ब्रिजनाथ भी बनारस के तमाम सारे बिरहा के श्रोताओं और उद्भावकों के लिए अपरिचित नाम कतई नहीं रहे हैं, बल्कि एक दौर तो ऐसा था जब बिरजू की आंधी चलती थी। बहुत उस समय के सबसे महंगवार थे, बिरहा जगत के हर कलाकारों से महंगवार थे वो। पारस और बिरजू के मुकाबले के अनेक किस्से बिरहा जगत में मिल जाएंगे और ये अनुभव बहुत सारे लोगों के पास होगा कि बिरजू अपने ढंग के अनूठे कलाकार थे। आलाप से ही वे अपनी एक ऐसी स्थिति बना लेते थे कि अंत तक वे बहुत तेजी से अपने डायलॉग डिलीवर करते थे और बिरहा को ऊंचाई तक ले जाते थे। बिरजू खलीफा का जन्म लगभग 1940 के आसपास, यह जानकारी मैं उनके चचेरे भाई शिवशंकर यादव के कहने पर दे रहा हूँ। शिवशंकर जी का कहना यह है कि उनका जन्म 1942 में हुआ और बिरजू उनसे 2 साल बड़े थे। 2/1/42 का हमार जन्म तिथि है और 2 बरिस जेठ है ना आप लोग के घटा बढ़ाला। बिरजू खलीफा एक संयुक्त परिवार में पैदा हुए। उनके पिता के 3 भाइयों की कुल 10 संतानें ऐसे ढंग से रहती थीं कि बाहर के लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता था कि इनमें से सगा कौन है और चचेरा कौन है। हमारे बाबा 3 लोग थे, एक बाबा के 5 लड़के, एक बाबा के 4 लड़के, एक बाबा के अकेले हैं चाचा जी। लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते थे कि ये 10 लोग मतलब 3 बाप मतारी से हैं। बहरहाल 1940 में पैदा होने के बाद बिरजू अपने ज़माने में स्कूल जाने वाले लोगों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने और उन्होंने 12वीं तक शिक्षा पाई। उस दौर में 12वीं तक शिक्षा पाना
निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि कही जाती थी। लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई सरकारी नौकरी पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना पूरा समय बिरहा को दे दिया। इंटर किया, शायद इंटर करने के बाद फिर उन्होंने, ये हमारे पिताजी एक मार्केट में कपड़ा की दुकान किए थे। जितना उनका नाम फेमस था उतना कपड़ा की दुकान फेमस थी। इकलौती दुकान थी। कौन चलाता था? पिताजी ही बैठते थे, लेकिन उनको समय नहीं था। उनको समय नहीं था, वो चाचा को सौंप दिए, क्योंकि आज अगर वो कलकत्ता हैं तो परसों बॉम्बे जाना है। तो यही आश्चर्य होता था कि आज कलकत्ता है तो परसों बॉम्बे कैसे चले गए, इतनी दूरी। लगभग 1958-60 के आसपास बिरजू एक गायक के रूप में उभरे और वे रमन अखाड़े के एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह चारों तरफ स्थापित होने लगे। वे बम्बई के एक बड़े मशहूर गायक बन गए थे, लेकिन उससे पहले उनकी यात्रा कलकत्ता में हुई, जहाँ वे एक कंपनी जिसके शिवशंकर जी कर्मचारी थे, उसके एक शुभंकर गायक बन गए। वो कंपनी रेल के डिब्बे और तमाम सारी भारी मशीनरी का निर्माण करती थी। बिरजू थे कारखाना के गायक न थे। कारखाना का इज्जत बढ़े, बढ़िया गवैया के रखने से इज्जत हो। और इस तरीके से कलकत्ता में अनेक गायकों के बारे में जब हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, पता लगता है कि वे गायक किसी न किसी कंपनी के शुभंकर गायक थे। उस कंपनी के लिए यह सम्मान की बात थी कि उनके द्वारा संरक्षित कोई गायक कलकत्ता में होने वाले बिरहा के दंगलों में अपना झंडा बुलंद करता है, और इस प्रकार उस कंपनी का भी नाम होता है। मसलन रामावत जी उषा कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में गए थे वहाँ, लेकिन उषा कंपनी ने उनको बंगाल टाइगर की उपाधि दी। बिरजू खलीफा को भी एक कंपनी ने सहयोग करना शुरू किया। बिरजू खलीफा जिस दौर में कलकत्ता में बिरहा गा रहे थे, उस दौर में बिरहा की धूम मची हुई थी वहाँ पर। लगभग पूर्वांचल का हर बड़ा गायक किसी न किसी रूप में कलकत्ता से जुड़ा हुआ था। चंद्रिका कवि अपनी जगह बना रहे थे और वे कलकत्ता लगातार जाया करते थे। गोरखपुर के जगन्नाथ गायक का नाम महत्वपूर्ण है, जो कलकत्ता में जाते थे। बाला राजभर भी कलकत्ता में गए और वहाँ उनको गायकी के लिए मौका मिलना शुरू हुआ और उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी छवि बनाई। अमलधारी राजभर ने भी कलकत्ता में गाना गाया और वहाँ से एक कद्दावर गायक बनकर उभरे। पारस भी कलकत्ता गए और कलकत्ता के तमाम सारे इलाकों में उन्होंने गाना गाया। हीरा बुल्लू और रामदेव सभी किसी न किसी रूप में कलकत्ता गए। बम्बई के पहले कलकत्ता शहर एक ऐसा शहर था जहाँ पूर्वियों का एक बड़ा जमावड़ा था और वे विभिन्न उपक्रमों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, इसलिए उनके मनोरंजन का एक बड़ा साधन बिरहा था। कलकत्ता में पूरब के लोगों को देशवाली कहा जाता था और देशवालियों का उत्तर कलकत्ता के तमाम सारे इलाकों में काफ़ी बड़ी आबादी थी। परशुराम स्वयं कलकत्ता गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, इसलिए कोई भी गायक, बाद में पता चला कि विजयलाल यादव अपने पिता के साथ कलकत्ता में ही रहा करते थे और वहीं पर उन्होंने बिरहा सीखने की कोशिश की और बाद में बड़े गायक बने। तो इस तरीके से कलकत्ता का योगदान तमाम सारे गायकों के जीवन में केंद्रीय स्थान रखता है और आगे चलकर बनारस स्वयं बिरहा का एक बड़ा केंद्र बना और बनारस की गली कूचों में बिरहा की धूम मचने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि बनारस में बिरहा आमतौर पर मंदिरों के वार्षिकोत्सव और श्रृंगार के मौके पर हुआ करता था,
और बहुत जोरदार मुकाबले बनारस में इस तरीके से होते थे। कई बार ऐसे-ऐसे दंगल होते थे जिनका फैसला उसी दिन नहीं होता था, बल्कि वह कई चक्रों में चलता रहता था। और इस तरीके से जो गायक कलकत्ता में अपना झंडा गाड़ कर आता था, वो बनारस में भी अपनी ताकत को दिखाता था। 70 के दशक में पूर्वांचल के अनेक जिलों से निकल कर तमाम सारे लोग रोजी-रोटी की तलाश में बम्बई गए और एक समय ऐसा आया कि ढेरों गायक वहाँ महीनों रहकर बिरहा गाते थे और वहाँ से काफ़ी पैसा कमाकर अपने गाँव लौटते थे और इस तरीके से गाँव में वे ज़मीन खरीदते थे और घर बनवाते थे तथा अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी ध्यान देते थे। हालाँकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिन गायकों ने लगातार अलग-अलग जिलों में घूम-घूम कर गाया, उनकी संततियाँ बाद में बहुत कम किसी पद पर पहुँच पाईं या जीवन में अपनी आर्थिक समृद्धि को उन्होंने बचाए रखा। लगभग एक तरह से यह था कि जैसे गायक जितना घूम-घूम कर गाते हैं, उनके बाल-बच्चों ने उस पैसे का बहुत अच्छा उपयोग नहीं किया। वे उड़ाने खाने के शौकीन बने रहे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वह गायक निष्क्रिय होता गया, वैसे-वैसे उनके घर में गरीबी आती गई। बहरहाल, बिरजू खलीफ़ा के गाने की उम्र लगभग 30 वर्षों की है, जिसमें उन्होंने हज़ारों प्रस्तुतियाँ दी और बुल्लू के साथ उनकी जोड़ी बनी। अरे यहीं चोचकपुर में ही बाजार में हुआ था। जन्माष्टमी का अवसर था। उस समय 4 व्हीलर से कोई नहीं चलता था, अपने साधन साइकिल से एक्का से चैसे चलना। हम यहाँ आए थे और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सुबह हुआ, तो ये इनकी भाषा प्यार की निकलती, जो अटपटांग कहते थे वो भी प्यार की निकलती थी। कहते कि चला ये कंचपड़ा के पहुँचा दें जाने, तो कहीं कि इनका घरे वालों ने ना पहुँचना, एक्का पर बैठना जा, एक ही तरफ काशी और बुल्लू दोनों जहाँ बैठना। जब एक्का चलला ले पहले बुल्लू कहते का बिरजू भैया गनवा काहे बंद कर देहला। देखा एक दिली बात हम बता दें, जब तोहसे प्रोग्राम होत रहा तो हम कहत रहे कि आज हमके केहू से गावे के है, ऐसे और गौन के तो कहला आज हमार प्रोग्राम आज प्रोग्राम हम गा ले, लेकिन तोहरा के बेरी हमके सोचे के पड़त रहा। आवाज़ तो सप्तम में भी गाँव, पंचम में भी गाँव, करुण रस में उनके किशोर कुमार समझला। सतरंगी आवाज़ चाहे जैसन निकाल लें। बिरजू भैया के बिरहा पारसनाथ से घटवारी माई तक टाणा में हो गई। बड़ी तमतमा पारस की बिरह है। और बिरजू भैया का, बिरजू भैया ये धनंजय वाली बिरहा गौलें कि मारो सीने में बाण गिरे भीषम उतान, जवान मुखड़ा न इसका निहारो, मारो मारो धनंजय तुम्हारो। पारस के पानी पानी कर जहाँ एक गोरख मल्लाह थे विजयी की पूना के, कहें जो बुल्लू से बिरजू को मजा आई। वहाँ बिरहा होए लगल, वहाँ भी बिरजू भैया के बिरहा जमल कव्वाली गऊ में कि इन्हें ऐसी जगह मारो जहाँ पानी न मिले। कहना वही विजयी के पूरा के रेता में, चनौटी से लेके विजयी के पूरा तक गंगा जी में रहता है। अभी लोगों में रंज हो गई ना। काशी भैया बिरहा में 3 छेद करें, नाय में बैठी, एम में बैठी, नाय में बैठी, बैठाव। पढ़े लिखे तो रहने ना, पहलवान रहने, हुर जबरी बतियाव। इनके ऊपर एक ठे कट बैठे हुआ के पुरनिया लगती कहें, वो गाय दें कि सुंदर तिलक चढ़िए बिरजू परछी हैं, लावा बियहवा धावा बोल के हो। इसके अलावा भी नई पीढ़ियों के गायकों से उनका मुकाबला होता रहा। उनके पुत्र अरविंद कुमार यादव जो स्वयं एक बिरहा गायक हैं, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण इनका बिरहा गायन कम होता गया और आज वे अतीत के गायक बनकर रह गए हैं। वे अपने पिता की बहुत सारी स्मृतियों को साझा करते हैं। हमारा तो जो लगाव था
वो इतना ज़्यादा लगाव था कि वो हमको एक पल छोड़ना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि यहाँ क्षेत्र में जो बड़ी पहचान थी उनकी, जब बड़ी पहचान थी तो जो लोग भी आते थे तो ज़रूर एक बार उनसे संपर्क कर लेते थे। तो अगर हम बाज़ार में शाम को जाते भी थे तो साथ में ही लेकर जाते थे, उधर किसी के भी साथ मतलब बैठा करके छोड़ देते थे। और मेरा एक रूल बन गया उनके साथ साथ कि वो दिन में रात और दिन मिलाकर सुबह शाम 2 ही बार खाना खाते थे, लेकिन मैं उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के थाली में। तो मेरा भी उन्हीं के साथ साथ रूल बन गया 2 बार खाने का, सुबह शाम। और उनका क्या था कि घर पूरे परिवार के बच्चों को एक जगह कोई चीज़ बनाते थे तो पूरे परिवार के बच्चों को एक जगह बुला लेते थे। उनको हम तो चावल तो कभी खाते देखा नहीं अपने होश भर में, केवल रोटी खाते थे। और रोटी में मात्र छोटी छोटी रोटी, 2-3 रोटी से बेसी नहीं खाते थे। उनको अगर घी महीने में कम से कम 5-7 किलो घी खाते थे। और मांस मछली जो है उनका मुख्य भोजन था। मछली तो इस तरह खाते थे, लगता था जैसे हम लोग जामुन खा करके बिया फेंक देते हैं वैसे खाते थे। मार्केट से जब लेते थे तो वहीं से मल्लाहों की बस्ती हमारे यहाँ है, एक को ले लेते थे साथ में। चलो वो साथ में आता था तो भौरी बाटी लगाता था या मछली बनाता था। हम लोग 7 भाई बहन हैं, 5 बहन 2 भाई। बहन लोग की शादी तो पिताजी अपने मौजूदगी में ही 4 लोग की कर दिए। चारों लोग की शादी बहुत हिसाब किताब से किए हैं, जो कि मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 हैं हमसे बड़ी हैं, 3 लोग तो हमारे बड़े भाई से भी बड़ी हैं। पिताजी एक महाभारत से बिरहा गा रहे थे कि अरे मोरे राय राय राम, बस इतना कहते थे वो चढ़ जाते थे। कन्हैया जब की हाँ कै रथिया, कैसे बचल जंग में, अरे दुर्योधन मुदैया। कन्हैया जब की हाँ कै रथिया, अरे मोरे राय राय राम। इतने में वो सत्तम पकड़ लेते थे। कहें पट्ठा बुल्लू, तू प्रैक्टिकली क्लासिकल बोल रहे हो ना, मतलब हम बुल्लू चाचा को अशब्द नहीं कर रहे, उनकी भाषा शैली बतला रहे हैं। कहे तुम प्रैक्टिकली क्लासिकल कहते हो, देखो प्रैक्टिकली क्लासिकल कहाँ से पैदा हुई, ये बिरजू तुमको सिखा रहे हैं। बोले अरे मोरे राय राय राम, सिया राम भजुरे मुरा मनवा, राधे श्याम भजू घन श्याम हो, कंकड़िया मार के जगायो, मैं तेरे सपनों में आयो, बालमा बड़ा ओ है साजना, बड़ा ओ है आ ओ कैसे बचल जंग में दुर्योधन मुदैया, कन्हैया जब की हाँ कै रथिया। उनका ये स्टाइल था। कब कैसे चढ़ जाते थे ये आभास ही नहीं होता था। बिरजू खलीफा 12 मई सन 2000 तक जीवित रहे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी एक तस्वीर भी उपलब्ध नहीं है। इस मामले में हम जब उनके बारे में कुछ तथ्य इकट्ठा करने के लिए उनके गांव बरवा गाजीपुर गए तो हमको लोगों की स्मृतियों में उनकी बातें मिली। एक हमारे गांव गिरा भैला, हमारे गांव ना लागा भैला। वो चाहे कि हम जीत जाए हमारे गांव वाला, बाकी जब जीता चाहे भाई साहब जीता। यह हमारा गायन भाई जी
सब कहे कि जे जाते कहे कि हाँ तो यह बाड़े और क्यों ना बा हमरो भैया चाहे कि हम जीत जाए बाकी हरना हुआ अजित अजित भैया केरल सिमुरत सिमरत रहे मतलब दाद आदमी का अपना हाँ बाकी भैया भैया हाँ भाई भसुरन भैया कही के अब का कही हमारे लइकन के लगा के गाँव में यही जो खेत में बनल है लाइक बोल कोहड़ा लौकी नेनुआ कुल बोल ना हेतै तो ओखर छोड़ा दें तो हमारे बड़े भासुर थे रहा उनकर ससुर तो वो कहाँ कि रोज लौकी छोड़ा देते सब बतिया नहीं नहीं तब जब गावा गल ना हमारे भाई के शादी में तो गावत हम वो सब 2-2 रुपया लेके गई उन्हें देवे छोटा छोटा रहना तो कहत हुआ कि हे हमार आवत हुआ हमारा ललनवा आ लौकी आ नेनुआ का बतिया छोड़ा में बड़ा तेज भाई ये तो सुनले भाई तनी कुल हमार भाई गई ना तो हंसा कहाँ कि इन्हान लोग पर गावत तो नहीं है। हाँ तो कुल उनका हम सुन लें पतो उनका उनके खाइका दे पानी दे उनको सुन लें आओ तो परिवार में डांटा बोलो सबके नाव गाँव उनका रहे 77 हमनों को नैयर मन नैयर और सुहल बवाड़े कर हुए सब उनके जाने। बिरजू खलीफा की कई किंवदंतियां हैं जिनमें उनकी गायकी के बोलबाले के साथ ही उनकी पियक्कड़ होने की बातें भी बहुत शिद्दत से कही जाती है। इस विषय में उनके अनेक प्रशंसकों को यह धक्का लग सकता है कि बिरजू खलीफा एक पियक्कड़ थे, लेकिन लोग बताते हैं कि अपनी घरेलू परिस्थितियों और भाइयों के साथ व्यवहार को देखते हुए उनको जो आघात पहुंचा उसका निराकरण उन्होंने शराब में ढूंढ लिया था। वही ठेस हुआ उनका। ये बोलते थे कि मतलब जब मेरे एक तन का भाई मेरा नहीं हुआ तो फिर किसका भरोसा। एक बार पिए के जहाँ तक बात आई, आज तक हम समझ नहीं पाए कि हमको क्यों इतना बड़ा स्थान दे दिए। पहली बार उनका प्रोग्राम वैसे था बैरनपुर में, हमसे कहे जमनिया में, हम पहले आ गए घाट पे। जब नाव से उतरे तो अब शराब खाना बगल में छूट रहा था, हम लोग सीधे चल रहे थे। कुछ ऊपरा चढ़ने के बाद कह रहे हैं कि आज दोपहर से हमारे पेटवा में काजी कहाँ बड़ा दर्द बा। तो हम कहीं दर्द है तो दवा ले लीजिए लेकिन अधिक नहीं, कथो 50 ग्राम। हम कहीं चल कथो आप भी चलिए तब देखेंगे कि हम 50 ग्राम पी रहे हैं। गए, उस समय 3 रुपये की 50 ग्राम की बात थी, लिए और बहुत बढ़िया उनका गाना हो, बहुत बढ़िया हुआ। सुबह में गाजीपुर में था, रास्ते में एक ढोलक वाला वो बंसफोर था तो हमसे कहे कुछ बंसफोरवा कर दीजिए, ढोलके लेके चले। उसकी ढोलक फूट गई तो हमसे लगा कहने कि हमारे ढोलक कैसे बने, हम गरीब आदमी, हमें भैया बनवा दिए, क्या चक्कर में। हम पहुँचे चेतनाथ घाट, स्टीमर घाट, वहाँ से उसकी ढोलक लेकर इसको बना देना, वापसी में हम पैसा भी दे देंगे, ढोलक भी ले लेंगे। और वहाँ जो प्रोग्राम तब कहे कि ऐसा है कि इस समय आप 100 ग्राम पी लीजिए। कथो पी लें, हम एकदम पीजिए। कथो तो पी ले रहे हैं, वो पी लिए 100 ग्राम। तब तक उनका ढोलकिया यहीं रमनतपुर गांव है, हरिजन था, वो कह रहा है कि कभी जी हमके नातन को दे, हम यार रू लेके आल तो हमसे कहे कहते आप। तो कहता कि ना ही आप कहो तो आपका बतिया मन ही है, हम जा कह देते। तो वो कहते करे सारे तय कहाँ कभी जी से करे, हमसे कहाँ करे है। अब जब इतना कहे तो कहे अच्छा चल, तो आके हमसे बताया कि 100 ग्राम ले लाऊँ, 50 ग्राम फिर पी गई ना। और 50 ग्राम हमके दिला। हाँ, फिर मिसर बाज़ार में अपना प्रोग्राम गाए, बढ़िया गाए, तनिक भी उसमें हिचकिचाहट नहीं थी। अब आप सोचें 100 ग्राम से 150 ग्राम हो गया ना तो, लेकिन बहुत बढ़िया गाए। हमारे ने छुट्टी में तबीयतिया खराब रहे, तब पेशाब कर जाता ना, तब बाथरूम लेटरिन थोड़ो रहे, धो लेने भैया झटक जन भाग वहाँ धरेला भेजू का पेशाब के कहना कि हम कार के बाद परसों मर जा। कहीं हम मर जीबा तो हम जाए के रहे दूसरा दिन, चल गई नहीं, तार गए। हम चिट्ठी मिलल मैनेजर कर गई ने गोयल साहब के, गोयल साहब रोने लगे और आए नीचे। कारखाना 10 मिनट बंद करा दिए। कारखाना के सभी लोग रोने लगे कि हमारे
कारखाने का महान व्यक्ति गोयल बोले वीरनाथ यादव चले गए, माने इस देश से विदा होकर चले गए। 10 मिनट शोक मनाया गया। फिर इसके बाद हमको पैसा मिला, उनके लिए पैसा मिला। आखिरी समय में उन्होंने, मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे गया था तो एक बार एक बाबा यादव करके थे जौनपुर के, इनके एक शिष्य थे बटेश्वर नाथ मिश्रा हमारे पिताजी के। वो महालक्ष्मी धोबीघट्टा में उनका सब व्यवस्था है, वहाँ दादागिरी भी थोड़ा उनकी चलती है। तो वो हम जब बॉम्बे में पहुँचते थे तो उनको मालूम हो जाता था, तो हम 4 व्हीलर भेज देते थे स्टेशन पर ही, कहाँ आप उतर रहे हो। तो 2-3 बार मैं बिरहा के मार्फत गया बॉम्बे में। तो उस बार गया तो एक बार बाबा यादव जो टिकट कार्यक्रम कराते थे, वो विजय लाल का और अनीता राज का करा दिए। किसी कारणवश या फ्लॉप हुआ, उनका कुछ नुकसान हुआ। उनका नुकसान हुआ, दोबारा फिर उसी मैदान में रखे गीता त्यागी का, ओम प्रकाश जी का। दुर्भाग्य कह लीजिए कि कोई कारण उस दिन ट्रेन बंद हो गई लोकल, उसमें नुकसान उनका हो गया। फिर आकर के वो बाबा यादव जो थे, वो बटेश्वर नाथ के यहाँ अपना दुख दर्द कहने लगे कि हमारा बड़ा रुपया टूट गया, ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, मैं एक कलाकार को बुलाना चाहता हूँ, अगर आप सहयोग देंगे तो आ जाएंगे। तो बोले कौन? का इस समय नसूढ़ी और बिरजू यादव 2 लोग के नाम पे बहुत पब्लिक आ रही है, वो लोग किसी तरह आ जाते। तो बटेश्वर नाथ बोले कि बिरजू उस्ताद से अगर मंगाना है तो देखिए उनके लड़के बैठे हैं। तो बाबा यादव हमसे मिले तो उस समय फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, फ़ोन कहीं शहर में ही दिखा जाता था, देहात में 0 था। तो हम आए, बाबा यादव हमारे माध्यम से भेंट किए। भेंट करने के बाद नसूड़ी चाचा और हमारे पिताजी दोनों लोग वहाँ गए कार्यक्रम में। अंतोगत्वा वो बताए बाबा यादव कि हमारा टिकट तो बिका, टिकट बिकने के बाद मेरा डिग्रोशन छोटा पड़ गया, सब फ्री कर दिए। और वही कार्यक्रम गा करके वो बॉम्बे से लौटे। उनको लेकिन केवल लगा ट्रेन के अंदर एक नाश्ता किए संतरा लेकर के, और वही उनको मतलब जुखाम की तरह हुआ। यहाँ आए, आने के बाद जुखाम का तो नॉर्मली आदमी लेता है, बहुत देहात में वो बहुत सीरियसली नहीं लेता है, तो नॉर्मली अपने स्तर से उसको देखे। उसके बाद फिर दवा लिए। दवा लेने के बाद अब उनको थोड़ा सा घबराहट होने लगी। जब घबराहट होने लगी तो बोले कि हमको थोड़ा थोड़ा रह के घबराहट हो रही है, ऐसा करो कि हम चलते हैं गाजीपुर, साथ में चलो। तो गाजीपुर मुझे ही लेकर गए, हमको बहुत ज़्यादा मानते थे। गाजीपुर लेकर गए तो उस समय सदर के सर्जन डॉक्टर जेपी पांडे थे। जेपी पांडे पर्ची मैंने बनवाया जा कर के, लाइन मरीजों का लगा था, उसमें ये भी खड़ा हो गए। आज आप खड़ा हो गए तो वहाँ भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो डॉक्टर परेशान हुए, कंपाउंडर को बोले ऐसा है यहाँ भीड़ है, रोगी सब लाइन से खड़े हैं, ये क्यों भीड़ हो रही है? तो जाके बोला कि अरे वो बिरहा गायक बिरजू यादव लाइन में खड़े हैं। तब बोले उनको लाइन में आप क्यों खड़ा कराए हो, उनको मेरे आवास पे ले चलो। तो वो जो कंपाउंडर था वो आया तो बहुत सम्मान पूर्वक उनको ले गया, ले जा करके बैठाया, चाय पानी मंगाया। और उसके बाद हमको लग रहा है कि 5 मिनट के बाद वो डॉक्टर साहब 5 मिनट के बाद वो आ गए। आए देखे तो बोले कि ऐसा है कि इनका फेफड़ा का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि फेफड़ा में कुछ दिक्कत हो। उन्होंने एक कोई यंत्र रहा होगा, उसमें बल्ब था, डाल करके पूरा चेक किया। चेक करने के बाद बोला नॉर्मल कुछ नहीं है। बहुत कुछ अपने स्तर से किए जो करना था,
किए, उसके बाद कुछ नहीं मिला तो थोड़ा ब्लड निकाल करके भेजे तो वही नॉर्मल बोले कि बहुत नाम मात्र जो है इनका ब्लड प्रेशर है। वो 7 को इंजेक्शन दिए, बोले कि 1 हफ्ता एक एक इंजेक्शन आप लगवा दीजिएगा, इतने में इनका मतलब सही हो जाएंगे, कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं वो है। अब बीच बीच में रह करके थोड़ा ये बेचैन होंगे तो आप घबराइएगा मत। एक दवा दिए, जैसे बेचैन होंगे ये दवा पिला दीजिएगा। तो उनका आदत था कि कभी भी जैसे पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, अगर रात में भी सोए हैं तो उनके बगल में बाल्टी और लोटा उसमें चाहिए। तो सोए थे उसके बाद 12 बज रहा था या 12:15 इसी तरह बज रहा था। उठे बस तुरंत इसी तरह पैर नीचे करके बैठ गए। तब तक हम बगल में सोए थे, उठ गए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है, पानी दो, दवा खा ले। पानी दिए, दवा खाए। दवा खाने के बाद वो इसी तरह हुए, 1 लोटा पानी लेकर के पैर पे गिराए। मई का महीना था। फिर उसके बाद हमारे कान पर हाथ इसी तरह रखे और रखने के बाद शांत हो गए। लगभग 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिरजू खलीफा की आवाज़ का कोई नमूना हमारे पास नहीं है, लेकिन पुराने अनेक गायकों के पास उनके लबो लहजे के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं, और वे बताते हैं कि बिरजू खलीफा किस तरह के गायक थे। बिरजू खलीफा की स्मृति को सादर नमन करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें और हमारे इस अभियान को यथासंभव आर्थिक सहयोग भी करें, जिससे हम बिरहा के इतिहास पर कुछ और बेहतर काम कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत। बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।